गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तूफान यास ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद गुरुवार को दिन में राजधानी रांची में प्रवेश कर जाएगा। इस दौरान राज्य में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी में लोगों को 27 मई को अलर्ट रहने को कहा है। यास के असर से मंगलवार शाम से राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार से बुधवार देर रात तक करीब 100 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ने बुधवार देर रात झारखंड में दस्तक दे दी है। पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती जिलों में होता हुआ यह तूफान तेज रफ्तार हवा के साथ झारखंड में प्रवेश कर गया है। गुरुवार अहले सुबह इसके जमशेदपुर में रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। राजधानी में गुरुवार को इसका व्यापक असर दिखेगा। तूफान यास बुधवार को 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा और बंगाल के तटों से टकराया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने दोनों राज्यों के तटवर्ती जिलों में काफी तबाही मचाई है। समुद्र का पानी घुसने और तटबंधों के टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तूफान के आने से पहले ही राजधानी रांची में भारी बारिश हो रही है। 2 दिन में हो चुकी है 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश। बुधवार रात पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती जिलों से होते हुआ झारखंड में यास तूफान प्रवेश कर चुका है। 28 मई से तूफान का असर कम होगा और 29 मई को भी बादल छाए रहेंगे। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि झारखंड में यास को लेकर सरकार, पदाधिकारी और एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। मैं खुद पल पल की जानकारी लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहा हूँ। जनता से अपील है कि वो अपने घरों में रहें। राज्य में कोरोना की लहर अब कमजोर होती जा रही है। नए संक्रमित कम मिल रहे हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। 25-30 दिन पहले कोरोना से रोज 125 से 150 के बीच संक्रमितों की मौत हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मई को रात 9 बजे तक 159 संक्रमितों की मौत हुई थी। यह राज्य में कोरोना के पीक का वक्त था। उस समय गंभीर संक्रमितों को बेड भी नहीं मिलता था। हालांकि अब स्थिति बदल रही है। विगत 5 दिनों में यानी 21 से 25 मई तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 20 पर आके रुक गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में जिन संक्रमितों की मौत हो रही है वो पहले से ही गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी सुधार आया है। अब नए संक्रमितों से 2.5 गुना ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना बुलेटिन 26 मई की सुबह 9 बजे तक के अनुसार राज्य में 1247 नए संक्रमित मिले, जबकि 3155 स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अभी कुल एक्टिव केस 15,641 हैं। राज्य के 21 जिलों में एक्टिव केस 1000 से कम है। इनमें 2 जिलों का एक्टिव केस 50 से भी नीचे है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 93.8% पे आ गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन वेस्टेज का डाटा जारी कर कहा है कि झारखंड में 37% वैक्सीन की बर्बादी हुई है, जो देश में सर्वाधिक है। जबकि झारखंड सरकार ने इसका पुरजोर खंडन किया है। झारखंड सरकार ने अपना डाटा जारी कर कहा है कि केवल 4.63% वैक्सीन ही वेस्टेज है। केंद्र सरकार के पास जो डाटा है उसमें त्रुटियां हैं। कोविन ऐप में इसे अपडेट नहीं किया गया है। इसे लेकर बुधवार को दिन भर बयानबाजी का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री सोरेन ने केंद्र के डाटा को भ्रामक कहा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र के डाटा को फर्जी तक कह दिया। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोविन ऐप में केंद्र सरकार ही डाटा सुधार सकती है। कई बार डाटा भेजने में देरी होने से ऐप अपडेट नहीं होता, गलत डाटा केंद्र जारी कर देता है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर डाटा में सुधार करने का आग्रह किया है। राज्यसभा चुनाव 2016 में जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाना में दर्ज केस में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अप्राथमिक अभियुक्त बनाए गए हैं। केस में प्राथमिक अभियुक्त पूर्व में सिर्फ तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार को बनाया गया था। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य औषधि निदेशालय ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में अचानक की गई बढ़ोतरी की जांच शुरू कर दी है। दवा कंपनियों से पिछले 3 से 6 माह का पुराना रेट लिस्ट मांगा गया है ताकि कीमत बढ़ने की जानकारी मिल सके। जांच का जिम्मा राज्य के औषधि निरीक्षकों को दिया गया है। वैसे औषधि निरीक्षक जो कोरोना काल में प्रयोग होने वाली दवाओं पर निगरानी रख रहे थे, उन्हीं को इस जांच का जिम्मा दिया गया है।
रिम्स में ब्लैक फंगस के 28 संक्रमित भर्ती हैं, जिसमें 12 को संदिग्ध मानकर इलाज किया जा रहा है। उनमें बीमारी की पुष्टि के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार ओल्ड ट्रॉमा सेंटर में 11 व डेंगू संक्रमित वार्ड में 17 भर्ती हैं। डेंगू वार्ड में भर्ती संक्रमितों में से 12 संदिग्ध हैं। वहीं एक ब्लैक फंगस के संक्रमित की मौत बुधवार को हो गई। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि मरीजों की इलाज की दवाएं मुहैया करा दी गई हैं। जिले के 18+ वालों के लिए भी मोबाइल वैन से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। रांची जिला प्रशासन गुरुवार से यह सुविधा शुरुआत करने जा रहा है। प्रयास तूफान के कारण कुछ समय के लिए इसे टाल दिया गया है। रांची में वैन से मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था होगी। रांची के रिहायशी इलाके में कंट्रोल रूम नंबर 7546028221, एक बार फिर नोट कर ले, 7546028221 पर कॉल कर मोबाइल वैक्सीनेशन का लाभ लिया जा सकता है। मोबाइल वैक्सीनेशन का लाभ लेने के लिए किसी भी स्थान पर कम से कम 20 लोग का होना जरूरी है। 20 लोग होने पर कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद संबंधित स्थान पर पहुंचकर मोबाइल वैन के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को सेवा संकल्प के साथ मनाने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार को दूसरी वर्षगांठ 30 मई को है। इस दिन भाजपा अपने सेवा कार्य के साथ 5000 गाँव में पहुंचेगी। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर आम लोगों के लिए सेवा कार्य चलाएंगे। बुधवार को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी, सांसद, विधायक की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्य भर में काला दिवस मनाया। इस दौरान जगह जगह धरना व प्रदर्शन पर 3 नए कृषि कानूनों को कृषि विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार के विरोध में अपने घरों, गांवों और प्रतिष्ठानों में काला झंडा लगाया। किसान मोर्चा की ओर से किए गए इस आह्वान को वामपंथी पार्टियां समेत 14 प्रमुख विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। कोविड-19 संक्रमण में आज राज्य सरकार जीवन भी का मोटो लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण व प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव टोला में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों को उनके क्वारंटाइन अवधि के दौरान ही जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। क्वारंटाइन अवधि पूरी होते ही उनको रोजगार दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 33,000 परिवारों का नया जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। इनमें 51,000 से अधिक श्रमिक शामिल हैं। दुनिया भर के लोगों ने बुधवार को सुपर ब्लड मून का नजारा देखा, जो पूर्ण चंद्रग्रहण के साथ सामान्य से अधिक चमकीला दिखा। जब चांद आधा हुआ तो यह श्वेत स्वाम कुकी की तरह नजर आया। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में शानदार नजारा देखने को मिला। भारत के कुछ हिस्सों में भी सुपर ब्लड मून दिखाई दिया। यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया के लोग इस नजारे को नहीं देख पाए। पूर्ण चंद्रग्रहण 15 मिनट तक रहा था। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने बुधवार को सीबीआई के निदेशक पद का पदभार संभाल लिया है। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का 2 साल का कार्यकाल 3 फरवरी को पूरा हो रहा था। तब से एजेंसी बिना नियमित प्रमुख के काम कर रही थी। भारत शीघ्र ही इजराइल से लंबे समय तक उड़ने वाले 4 हेरून ड्रोन लीज पर लेगा, ताकि चीन के साथ लगती सीमा पर अपनी निगरानी को बढ़ा सके। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना 3 साल के लिए मध्यम ऊंचाई तक उड़ने वाले हेरून ड्रोन हासिल कर रही है। उनमें से 2 अगस्त तक आ जाएंगे। ये ड्रोन करीब 45 घंटे तक 35,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। हेरून टीपी ड्रोन स्वचालित टैक्सी, टेक ऑफ, लैंडिंग और उपग्रह संचार से लैस है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम कोई कमी नहीं रखना चाहती है। भारतीय क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होना है। वहां 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है। इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए सभी खिलाड़ी मुंबई में क्वारंटीन पर हैं और उन्होंने होटलों में ही तैयारी शुरू कर दी है। गत चैंपियन
पंघाल 52 किलोग्राम, विकास कृष्णा 69 किलोग्राम और पदार्पण कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह 60 किलोग्राम ने बुधवार को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के 15 पदक पक्के कर लिए हैं। पंघाल ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया के खारखू एन खम्मा डाकी को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर इस प्रतियोगिता में दूसरी बार अपना पदक पक्का किया है, जबकि वीरेंद्र को फिलीपींस के जेरे सैमुअल डेले क्रूज को 5-0 से शिकस्त देने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में पदक की उम्मीद है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि अब महिला टीम का ओलंपिक में भाग लेना ही मुश्किल दिख रहा है। दरअसल भारतीय महिला तीरंदाज टीम अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। टीम को क्वालिफाई करने के लिए अगले महीने 21 जून से पेरिस में होने वाले वर्ल्ड कप के तीसरे स्टेज में भाग लेना है और क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन टीम पेरिस में होने वाले इस इवेंट में हिस्सा नहीं पाएगी। इस पर संदेह के बादल गहराने लगे हैं। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म वीजा देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के पर्यटकों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का ओलंपिक में भाग लेने का सपना टूटता नजर आ रहा है। मॉर्निंग न्यूज में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि झारखंड में भी तूफान का असर देखने को आज काफी मिलेगा, इसलिए कोशिश करिए कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना काल भी चल रहा है, इसलिए इसकी गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। तो आप मास्क, सैनिटाइजेशन का प्रयोग जरूर करते रहें, साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।